हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएस साइंस एंड बायोलॉजी पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था धातु और अधातु की परिभाषा, भौतिक गुणधर्म। तो प्यारे बच्चों, धातुओं में एक प्रवृत्ति पाई जाती है और वो पाई जाती है संचारण की प्रवृत्ति पाई जाती है। आइए तो बच्चों सीधे लाइव जुड़ जाइए और अब पढ़ते हैं हम धातुओं में संचारण। ये संचारण क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो देखते हैं संचारण। हेडिंग डालो, संचारण। संचारण देखो, जब धातुओं को अम्ल, क्षार, जल, आर्द्रता आदि की उपस्थिति में लंबे समय तक रखा जाता है। लंबे समय तक रखा जाता है तो उनका क्षरण होने लगता है। क्षरण होने लगता है जिसे संचारण कहा जाता है। जिसे संचारण संचारण कहा जाता है। जिसे संचारण कहा जाता है। तो बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं संचारण, यानी कि जब धातुओं को अपन लंबे समय तक अम्ल, क्षार, जल आदि की उपस्थिति में रखते हैं तो उनकी जो बाह्य सतह की जो परत होती है वो धीरे धीरे छरने लगती है, धीरे धीरे टूटने लगती है, गलने लगती है, और ये ही क्रिया क्या कहलाती है? संचारण कहलाती है। तो बच्चों ध्यान रखना, संचारण जो है वो धातुओं में एक आम प्रवृत्ति है। तो बच्चों सीधे संचारण को समझने के लिए आप जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। और हम पढ़ रहे हैं क्या? संचारण। क्या पढ़ रहे हैं? संचारण पढ़ रहे हैं। यानी कि जब धातुओं को लंबे समय तक रखा जाता है अम्ल की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, तो उनकी जो परत जो होती है वो क्षरण होने लगती है, और यही क्रिया क्या कहलाती है? संचारण कहलाती है। तो बच्चों देखो, संचारण, अब हम पढ़ते हैं संचारण के उदाहरण। क्या पढ़ते हैं? संचारण के उदाहरण। तो हेडिंग डालेंगे संचारण के उदाहरण। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। संचारण के उदाहरण। संचारण के उदाहरण। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं संचारण के एग्जाम्पल, और बोर्ड पेपर में इन संचारणों के एग्जाम्पल में से एक प्रश्न हर साल आरबीएससी दे रही है, और इस बार भी 2026-27 सत्र में भी एक प्रश्न इनमें से छपेगा। तो बच्चों ध्यान से मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए और अपना ध्यान सीधा बोर्ड पर लगा लीजिए। पहला उदाहरण एग्जाम्पल है संचारण के उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर एक। पहला एग्जाम्पल क्या है कि जब सिल्वर से बनी वस्तुओं को खुली वायु में रखा जाता है। वस्तुओं को खुली वायु में रखा जाता है तो वह काले रंग की हो जाती है। काले रंग की हो जाती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है
कि सिल्वर से बनी जो वस्तुएं हैं उनको खुली वायु में रखने पर वो काली क्यों हो जाती हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या होता है, जो सिल्वर जो होता है वो वायु में जो सल्फर उपस्थित होती है उस सल्फर से क्रिया कर लेता है और सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिसके कारण सिल्वर पर एक काले रंग की परत बन जाती है। देखो इसका प्रमुख कारण यह है कि सिल्वर वायु में सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। सिल्वर सल्फाइड बना लेता है जिसके कारण सिल्वर की वस्तु काली हो जाती हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लेना कि सिल्वर जो सल्फाइड होता है, इस सिल्वर सल्फाइड के कारण जो सिल्वर की जो वस्तु होती है वो काली हो जाती है। यानी कि सिल्वर की वस्तुओं पर सिल्वर सल्फाइड की एक काले रंग की परत छा जाती है और इसी परत के कारण सिल्वर की वस्तु काली दिखाई देने लगती है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, पिछले पेपरों में भी आया हुआ है कि सिल्वर से बनी वस्तुओं को खुली वायु में क्यों नहीं रखने पर वो काली क्यों हो जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ठीक है। कि किसके कारण होता है ऐसा, सिल्वर सल्फाइड के कारण। किसके कारण होता है, सिल्वर सल्फाइड के कारण। ध्यान रखना, एजी होता है जो सिल्वर होता है वो सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। जल्दी से नोट डाउन, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ये। दूसरा देखते हैं संचारण के दूसरे उदाहरणों में से। बच्चों संचारण का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कॉपर। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट संचारण के उदाहरणों में से पूछा जाता है कि क्या कारण है जो कॉपर है उसको आर्द्र वायु में क्यों नहीं रखना चाहिए, हमको कॉपर को नमी तो वायु में क्यों नहीं रखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट दूसरा संचारण से पूछा हुआ प्रश्न है और इन संचारणों के उदाहरणों में से बच्चों हर साल कोई एक क्वेश्चन आ रहा है, ललन टॉप क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना, बोर्ड पर अपनी नजर लगा लो। तो देखो कॉपर को आर्द्र वायु में रखने पर यह आर्द्र वायु में उपस्थित CO2 से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से क्रिया करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट की परत के कारण
कॉपर के भूरे रंग की चमक समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है तथा उस पर एक हरे रंग की परत जम जाती है, जम जाती है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो कॉपर होता है Cu होता है वो CO2 से क्रिया करता है और ये CO3 बना लेता है। क्या बना लेता है? CO3, यानी कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं इसको, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर, पर सीधा लिख देता हूं इसको आपको, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इज इक्वल टू बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बना लेता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको कि जब कॉपर को नमी युक्त वायु में या आर्द्र वायु में रखा जाता है, जो कॉपर जो होता है वो वायु में उपस्थित CO2 से क्रिया करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है और इसी बेसिक कॉपर कार्बोनेट के कारण कॉपर की जो परत जो होती है वो हरे रंग की हो जाती है, उस पर हरे रंग की परत छा जाती है, जिसके कारण उसके भूरे रंग की परत समाप्त हो जाती है। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन करें। तीसरा इंपॉर्टेंट उदाहरण है बच्चों, तीसरा इंपॉर्टेंट उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, किस पर जंग लगना? लोहे पर जंग लगना। तो ध्यान रहे बच्चों, जब लोहे को हम लंबे समय तक अम्ल, क्षार या जल की उपस्थिति और वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो उस पर एक भूरे रंग की परत छा जाती है और ये जो भूरे रंग की जो परत होती है इसे हम जंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जंग कहते हैं। देखो परिभाषा क्या आएगी, जब लोहे की वस्तुओं को जल, आर्द्रता, वायु आदि की उपस्थिति में लंबे समय तक रखा जाता है तो उस पर एक भूरे रंग की परत बन जाती है, जिसे जंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंग कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रहे आपको कि जब हम लोहे की वस्तुओं को लंबे समय तक अम्ल, क्षार की उपस्थिति में रखते हैं तो उस पर एक भूरे रंग की परत जमने लगती है और ये परत जो है ये जंग कहलाती है। क्या कहलाती है? जंग कहलाती है।
जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। आगे चलते हैं, देखो अब देखो बच्चों, लोहे पर कई बार प्रश्न को अब तक ये आया कि जंग किसे कहते हैं पेपर में, लेकिन कई बार ये भी पूछा जा सकता है, सीबीएसई में कई बार पूछा हुआ है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को एक प्रयोग के द्वारा समझाइए। अभी तक आरबीएसई में दिया नहीं है, लेकिन आरबीएसई हो सकता है कि अब की बार दे दे। ठीक है, इसलिए समझते हैं कि लोहे पर जंग की प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 परख नली लेते हैं। परख नली ए, ये परख नली ए, परख नली बी और परख नली सी। तो सर्वप्रथम हम 3 परख नली ए, बी और सी लेते हैं। तो कितनी परख नली ली हमने? 3 परख नली ली, ए, बी और सी। 3 परख नली लेते हैं। परख नली ए में हम कील डालते हैं। परख नली ए में हम क्या डालते हैं? तीनों में ही डालेंगे, कील रख देते हैं। ये परख नली ए में हमने क्या रख दी? कील रख दी। और इसमें जल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? जल। ये जल है, ये कील है, और यहां पर ये एयर है, यानी कि वायु है बच्चों। क्या है? वायु। ये वायु है। और इस परख नली को अब हम कॉर्क की सहायता से बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं बच्चों। ये परख नली है। इसी प्रकार परख नली बी में हम कुछ कील रखते हैं, और कील रखने के बाद परख नली बी में आश्रित यानी कि शुद्ध जल भर देते हैं। क्या भर देते हैं? शुद्ध जल। ये परख नली बी में हमने आश्रित जल भर लेते हैं, और यहां पर जल के ऊपर एक तेल की परत बना देते हैं। किसकी परत? इसमें तेल भर देते हैं। क्या भर देते हैं? तेल। ये जो परत है ये तेल की है। किसकी परत है बच्चों? तेल की परत है। यहां पर ये वायु है, ये वायु है। और इस परख नली को भी हम कॉर्क की सहायता से बंद कर देते हैं बच्चों। किसकी सहायता से बंद कर देते हैं? कॉर्क की सहायता से बंद कर देते हैं। परख नली सी में इसी प्रकार हम कील रखते हैं, और इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड भर लेते हैं बच्चों। ये निर्जल कैल्शियम क्लोराइड भर लेते हैं। ठीक है, शुष्क निर्जल कैल्शियम क्लोराइड भर लेते हैं, और इसको यहां से बंद कर देते हैं। कॉर्क की सहायता से क्या कर दिया बच्चों? बंद कर दिया। तो बच्चों ध्यान से बोर्ड पर देखो, हमने 3 परख नली ए, बी और सी ली। ए में कीलों को डाला, जल डाला, और इसमें वायु भर दी, और उसको कॉर्क की सहायता से क्या कर दिया? बंद कर दिया। किसकी सहायता से बंद कर दिया? कॉर्क की सहायता से बंद कर दिया। इसी प्रकार परख नली बी में कील डाली, आश्रित जल को भरा, और ऊपर से तेल डाला, और कुछ वायु थी इसमें, और इसे भी कॉर्क की सहायता से बंद कर दिया। परख नली सी में हमने निर्जल कैल्शियम क्लोराइड लिया और कील ली, और इसको हमने बंद कर देते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों, परख नली जो ए है, इसमें रखी जो कील है, कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि परख नली ए में रखी जो कील है, इन पर जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। लेकिन परख नली बी और परख नली सी में जो कील रखे, इन पर कोई जंग नहीं लगता।
इसका प्रमुख कारण यह होता है कि जो परखनली ए में जो कील रखी हुई है वो कील सीधे जल और वायु के संपर्क में है, लेकिन परखनली जो बी में जो कील रखी हुई है वो आश्रित जल में है और ऊपर तेल की परत है, जिसके कारण वायु अंदर नहीं आ पाती है। और परखनली सी में जल भी नहीं है और वायु भी नहीं है। इसी कारण ध्यान रखना, परखनली ए में जो कील है उन पर ही जंग लग पाता है, बल्कि परखनली बी और सी में रखी कीलों पर कोई जंग नहीं लगता है। तो बच्चों ये है जंग लगने की प्रोसेस। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि जंग किसे कहते हैं और जंग लगने की क्रिया को प्रैक्टिकल के द्वारा या एक प्रयोग के द्वारा समझाइए, तो आप परखनली के प्रयोग के द्वारा इसको समझा सकते हो। तो ध्यान से आगे समझो बच्चों, ये जल्दी से नोट डाउन करो और आगे चलते हैं। ये संचारण के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? संचारण के। और इनमें से तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने 3 एग्जाम्पल कराए हैं बच्चों, तीनों के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताया था, पहले भी बताया कि पहले एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन बन रहा है कि सिल्वर को जब खुली वायु में रखते हैं तो काली क्यों हो जाती है। दूसरा इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि जब कॉपर को आर्द्र वायु में रखते हैं तो उस पर हरे रंग की परत क्यों जम जाती है। और तीसरा जंग का क्वेश्चन बनता है कि जब लोहे की वस्तुओं को आप लंबे समय तक रखते हो तो उन पर जंग क्यों जम जाता। तीनों की तीनों एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से आने वाले। छाप लो बच्चों, जितना जल्दी हो सके छाप लो, लाइक कमेंट में जितना जल्दी हो सके लिखो। आगे देखो संचारण के उदाहरण, आगे पढ़ते हैं अपन। ये हुआ आपका संचारण का टॉपिक। अब पढ़ते हैं बच्चों मिश्र धातु। अब पढ़ते हैं बच्चों मिश्र धातु। मिश्र धातु बच्चों, मिश्र धातु। तो बच्चों आपने मिश्र धातु के बारे में पहले भी सुना होगा कि मिश्र धातु क्या होती है, और नहीं सुना हो तो अब आप ढंग से पढ़िएगा कि मिश्र धातु क्या चीज होती है। तो देखो मिश्र धातु जो होते हैं, नाम से देखो रटने की जरूरत नहीं है। मिश्र यानी कि मिक्सचर, दो या दो से अधिक धातुओं का क्या मिक्सचर। तो हम क्या लिखेंगे देखो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातु कहा जाता है। तो बच्चों मेरे को क्या आप कमेंट में ये बता सकते हो कि सामांगी मिश्रण किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क सामांगी मिश्रण। जितना जल्दी हो सके सामांगी मिश्रण के बारे में कमेंट करो। सामांगी मिश्रण किसे कहते हैं बच्चों? सामांगी, वोट दिस सामांगी मिश्रण। सामांगी मिश्रण किसे कहते हैं? नाम देखो, सामांगी समान प्लस अंगी, यानी कि ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों अवयव एक ही अवस्था में हो, यानी कि जिसे आप पहचान नहीं कर सकते, वही क्या कहलाता है? सामांगी मिश्रण। यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं बच्चों? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। यानी कि ऐसा मिश्रण जिसमें दो धातुओं का मिक्सचर होता है, लेकिन वास्तव में दो धातुएं आपको दिखाई नहीं देती हैं, एक ही अवस्था में होती हैं, वही क्या है? मिश्र धातु है। वही क्या है? मिश्र धातु। तो बच्चों बात कर लेते हैं कि अब ये मिश्र धातु बनती कैसे है, मिश्र धातु बनाने की विधि क्या है। तो मिश्र धातु बनाने की विधि, तो बच्चों अपन क्या करते हैं मिश्र धातु बनाने के लिए, सर्वप्रथम मूल धातु को गरम कर वे पिघलाकर गलित अवस्था में लाते हैं।
कौन सी अवस्था में लाते हैं? गलित अवस्था में लाते हैं, अवस्था में लाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस धातु की भी मिश्र धातु बनानी है, जैसे कि सोने में चांदी को मिलाना है, सोने में तांबे को मिलाना है, जो भी आप ज्यादा मात्रा में धातु लेते हो उसी धातु को अपन कहते हैं मूल धातु, यानी कि जिसमें आप मिक्सचर करना चाहते हो उसे क्या कहते हैं? मूल धातु। तो मूल धातु को सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, जैसे अपन को सोने में तांबा मिलाना है या सोने में चांदी मिलानी है, तो सबसे पहले अपन सोने को क्या करते हैं, गर्म करके पिघला कर बिल्कुल द्रव अवस्था यानी कि गलित अवस्था में लाते हैं। किस अवस्था में लाते हैं? गलित अवस्था में लाते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं, उस गलित अवस्था में जो दूसरी धातु अपन को मिक्सचर करनी है उसको धीरे धीरे उसमें डालते जाते हैं, मिक्सचर करते जाते हैं, विलीन करते जाते हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। कैसी मात्रा में मिलाया जाता है? निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। तो आगे देखो, पिघलाकर गलित अवस्था में लाते हैं तथा दूसरी धातु को या धातु की एक निश्चित मात्रा को धीरे धीरे इसमें मिलाते जाते हैं, मिलाते जाते हैं। तत्पश्चात इसे कमरे के ताप पर ठंडा किया जाता है। यानी कि बच्चों जैसे ही आपने मूल धातु को पिघलाकर द्रव अवस्था में लाते हो, ठीक उसी समय उसमें जो दूसरी धातु मिलानी है आपको, उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाते जाएं और उसको फिर कमरे के ताप पर ठंडा करने के लिए रख देते हैं। इस प्रकार हम मिश्र धातु बनाते हैं। ये मिश्र धातु बनाने की विधि है, यानी कि दो धातुओं को या तीन धातुओं को आपस में मिक्सचर करना। और कैसी अवस्था में? सामांगी अवस्था में। यानी कि मिश्रण कैसे बनाना है? सामांगी, जिसमें दो तीन जितनी भी धातु आप मिलाते हो वो एक अवस्था में होनी चाहिए, एक ही दिखनी चाहिए। इसी को अपन मिश्र धातु कहते हैं। जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों अब पढ़ते हैं अपन मिश्र धातु के एग्जाम्पल, जो कि एक पेपर में जरूर आता है। क्या पढ़ते हैं? मिश्र धातु के उदाहरण। तो बच्चों सबसे पहला उदाहरण पढ़ते हैं अपन पीतल। पहला उदाहरण क्या पढ़ते हैं? पीतल। तो बच्चों पीतल जो बनी होती है ये कॉपर प्लस जिंक से बनी होती है। यानी कि पीतल किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक की धातु है। यानी कि तामा प्लस जस्ता, तामा प्लस जस्ता दोनों से मिलकर बनता है पीतल। दूसरा है कांसा। तो कांसा जो होता है वो बनता है कॉपर प्लस टिन से, यानी कि तामा प्लस टिन से मिलकर बनता है। तीसरा है सोल्डर। सोल्डर जो बच्चों वो बनता है पीबी प्लस टिन से, यानी कि लेड प्लस टिन से बनता है। किससे बनता है? टिन से। और एक चौथा आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो है स्टेनलेस
स्टेनलेस स्टील। बच्चों ये जो है ये बनता है निकल प्लस क्रोमियम प्लस Fe प्लस निकल प्लस क्रोमियम, इनसे मिलकर बनता है। ये इससे मिलकर बनता है Fe प्लस निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर बनता है। ठीक है, तो बच्चों इनमें से कोई ना कोई एक पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ध्यान रखना, मिश्र धातुओं में से कोई एक प्रश्न पेपर के अंदर 100% पूछा जाता है। जल्दी से उतारिए बच्चों। तो बच्चों अभी आपने ये मिश्र धातु पढ़ी थी, अपन ने 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहां से प्रश्न आना चाहिए था। अब नोट डाउन में कर लो, एक नोट डाउन कर लेते हैं अपन। ठीक है कि बच्चों ये देखो, कांसा जो होता है ये कॉपर और टिन से बनता है। कांसा जो है वो विद्युत का क्या है, कुचालक है। कांसा जो कि तांबे से मिलकर बनता है, तांबे से मिलकर बनता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। तो ध्यान रहे बच्चों, कांसा का निर्माण कॉपर प्लस टिन से मिलकर होता है, लेकिन ध्यान रखना ये जो कांसा होता है ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहे हैं मिश्र धातु से संबंधित। दूसरा फैक्ट ध्यान रखना है आपको, तांबा जो है, तांबा यानी कि कॉपर, इसका उपयोग, इसका उपयोग उपयोग विद्युत के तारों को एवं विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है, उपकरण बनाने में किया जाता है, किया जाता है। तो बच्चों कई बार मिश्र धातुओं के साथ साथ इनके एग्जाम्पल भी पेपर में पूछ लेता है, इनके एग्जाम्पल भी पेपर में क्या कर लेता है, पूछ लेता है। तो तीसरा है, तीसरा अब पढ़ते हैं सोल्डर। तो सोल्डर जो है, सोल्डर का उपयोग, का उपयोग वेल्डिंग, वेल्डिंग में तारों को, वेल्डिंग में तारों को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए किया जाता है। तो बच्चों कई बार उपयोग भी पूछ लिया जाते हैं पेपर के अंदर का। जल्दी से नोट डाउन करो। आगे चलते हैं। बच्चों ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इस मिश्र धातु में से बनता है, वो बनता है कि क्या कारण है, क्या कारण है कि शुद्ध सोने का उपयोग, शुद्ध सोने का उपयोग, उपयोग आभूषण बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए क्यों नहीं, क्यों नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कैसा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या है? शुद्ध सोने का आभूषण बनाने के लिए हम प्रयोग नहीं करते। आंसर, क्योंकि शुद्ध सोना अत्यधिक नर्म व मुलायम होता है। मुलायम होता है। अत्यधिक क्या होता है? नर्म व मुलायम होता है। यानी कि शुद्ध अवस्था में जो सोना है वो अत्यधिक मुलायम होता है। उससे अगर हम आभूषण बनाते हैं तो उसको खींचा जा सकता है और मोड़ा जा सकता है। इसीलिए हम 24 कैरेट सोने का उपयोग आभूषण बनाने में नहीं करते। सोना अत्यधिक नरम मुलायम होता है, इसीलिए 24 कैरेट का सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता है। अतः इसमें 2 भाग चांदी या तांबे का मिलाया जाता है। चांदी का या तांबे का मिलाया जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखें, शुद्ध सोने के कभी आभूषण नहीं बनाए जाते। 24 कैरेट गोल्ड के कभी आभूषण नहीं बनते हैं। इसमें हम 2 भाग या तो चांदी मिलाते हैं या तांबा मिलाते हैं, यानी कि 22 भाग सोने का और 2 भाग इसमें हम चांदी या तांबे के रूप में मिलाते हैं। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अब देखो, इसी प्रकार इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, शुद्ध जो लोहा होता है, शुद्ध लोहा अत्यधिक नर्म होता है। नर्म होता है। अतः इसमें 0.05% कार्बन की अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि मिलाई जाती है। अर्थात इसमें 0.05% कार्बन मिलाया जाता है ताकि लोहा कठोर व प्रत्यास्थ हो जाए। ध्यान रखना बच्चों, इसी प्रकार शुद्ध लोहा जो होता है वो अत्यधिक नर्म होता है और उस अवस्था में हम लोहे के उपकरण नहीं बना सकते हैं। इसीलिए इस